विजडम स्टडी क्लासेस पर आपका स्वागत है मित्रों। ये ऑनलाइन स्टडी का चैनल है। आज हम कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के निबंध प्रेमचंद के फटे जूते को पढ़ेंगे और उसका सारांश लिखना सीखेंगे। यह निबंध हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित है। हरिशंकर परसाई का नाम हिंदी के व्यंग्य लेखकों में अग्रणी है। परसाई जी की अनेक कृतियां हैं जिनमें हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में ये निबंध संग्रह हैं। और वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य संग्रह हैं। इनके व्यंग्य बहुत लोकप्रिय हुए हैं, बड़ी रुचि के साथ में पढ़े जाते हैं। आज एक निबंध हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते, जो हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है, उसको पढ़ते हैं और उसका सारांश कैसे लिखें इसे समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको क्या बात अच्छी लगी, क्या आप और पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं प्रेमचंद के फटे जूते। अग्रणी व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने अपने इस निबंध में आज की जो दिखावे की प्रवृत्ति है और जो अवसरवादिता है लोगों में, उस पर करारा व्यंग्य किया है। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनकी बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यह कैसा आदमी है
जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूती मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूती ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियां निछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं। कैसे फट गया वो? मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनकी देखी दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर
अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूं, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूं, और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूं। मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं, अंगुली का इशारा समझता हूं, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूं। मित्रों, अभी हम एक निबंध पढ़ रहे थे जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। इस निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। अब हम इस निबंध का सारांश देखेंगे। सारांश वस्तुतः किसी पाठ या अवतरण का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें अवतरण के भावों, विचारों, कथ्यों को तो कहा जाता है, लेकिन उसकी विवेचना, उसका विस्तार, उसका विश्लेषण उसमें नहीं रहता है। तो आइए देखते हैं प्रेमचंद के फटे जूते निबंध का सारांश। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद का एक चित्र देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनके साधारण व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। प्रेमचंद का लिबास एकदम साधारण है, जबकि वे हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी कहानियाँ और उपन्यास विश्व भर में पढ़े और सराहे गए हैं। परसाई जी बहुत हैरान हैं कि प्रेमचंद जी फटे हुए जूते पहनकर फोटो खींचा रहे हैं और किसी पर हंस भी रहे हैं। अगर फोटो खिंचानी ही थी तो जूते तो ढंग के पहन लिए होते। लगता है कि अपनी पत्नी के कहने पर ही फोटो खिंचवा रहे हैं। इस निबंध के लेखक को फोटो के द्वारा प्रेमचंद के कष्ट को महसूस कर रोना आ रहा है। वह व्यंग करता है कि लोग तो इत्र लगाकर खुशबूदार फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में भी खुशबू आ जाए। अगर प्रेमचंद जी फोटो का महत्व समझते तो जूते किसी से उधार में मांग लेते। लोग तो शादी में जाने के लिए कोट और कार तक मांग लेते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई जी आगे बताते हैं कि सिर में पहनने वाली वस्तु सस्ती है, जबकि पैरों की उतनी ही अधिक महंगी है। प्रेमचंद जी पर कुछ ऐसा भार रहा होगा। यह विडंबना लेखक को बहुत दुख पहुंचा रही है। एक महान उपन्यासकार, कथाकार, युग प्रवर्तक, कथा सम्राट का जूता फटा हुआ देख उन्हें बहुत दुख होता है। आगे लेखक
हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि मेरा खुद का जूता भी बहुत अच्छा नहीं है, बस ऊपर से नख फटकर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। ऊपर से तो बहुत बढ़िया दिखता है, पर नीचे से अंगूठा जमीन में रगड़ जाता है। पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पर पैर के जख्मी होने पर भी उंगली दिखाई नहीं देगी। आगे भी कहते हैं कि लेखक यानी उनके जैसे लोग वास्तविक सच्चाई को आडंबर के आवरण से ढकना चाहते हैं, जबकि प्रेमचंद जैसे व्यक्तित्व सच्चाई को अपनाने वाले लोग हैं जो पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, और हम इसी पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब लेखक प्रेमचंद जी के बारे में बातें करते हैं कि तुम तो बड़े ठाठ से फटे जूते पहने हुए हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। और फोटो खिंचवाने की बात तो रही दूर की। और लेखक उनकी इस व्यंग्य मुस्कान का मतलब पूछते हैं। लेखक उनके जूते फटने की वजह जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ज़्यादा चलने से जूता फटता नहीं है, हाँ, पर घिस जाता है। लेखक हरिशंकर परसाई जी अब बार बार इसी प्रश्न के बारे में सोचते हैं कि प्रेमचंद जी का जूता घिसने की बजाय फट कैसे गया। लेखक यह सोचते हैं कि जिसे हम घृणित समझते हैं, उनकी तरफ हम पैर की उंगली का इशारा करते हैं। मतलब यह है कि अब लेखक समझ गए हैं कि प्रेमचंद जी समाज में उपस्थित भेदभाव और आडंबरपूर्ण स्वभाव को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। लेखक समझ गए हैं कि प्रेमचंद स्वार्थपरक लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, जो अपनी वास्तविकता को छिपाकर संघर्षों से बचकर निकलते हैं। वे उन पर हंस रहे हैं। अंत में इस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी यही कहते हैं कि अब वे प्रेमचंद जी के जरिए दिए गए निर्देशों को अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। वे जान गए हैं कि प्रेमचंद जी फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवाकर दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, वे हमें क्या बताना चाहते हैं। मित्रों, इस निबंध और सारांश को पढ़ करके आपको ये पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हैं, और आगे चलकर हम भी इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपकी पुस्तक के इस पाठ का पूरा अभ्यास, पूरे प्रश्नोत्तर रहेंगे, ताकि आगे परीक्षा में आपको सहायता मिल सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकॉन।